नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सर फिर से आप लोगों को अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। और चलिए आज मैं फिर ग्रामर की अगली सीरीज लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ग्रामेटिकल आइटम्स में जो भी पढ़ाने जा रहा हूं वो स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए मैं बनाने जा रहा हूं। लेकिन ग्रामर किसी बोर्ड खास के लिए नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी हु इज इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश, दे कैन वॉच दिस वीडियो। जो भी विद्यार्थी अंग्रेजी में रुचि रखते हैं सीखने में, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हो, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। स्पेशली मैं बिहार बोर्ड के लिए बना रहा हूं, उसके क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर बना रहा हूं। इसके साथ साथ 10 क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं या 9 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो जाने कि आपके एग्जाम में भी, यानी 10 के एग्जाम में भी 2 मार्क्स का फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। वो भी ध्यान से इस वीडियो को वॉच करें और समझने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को टाइम एंड टेंस से रिलेटेड फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ाने जा रहा हूं। एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जान लें कि सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता है वो फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी टाइम एंड टेंस से रिलेटेड होता है। तो आप अगर मेरी इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। नाउ मैंने जो हेडिंग दिया है ध्यान दीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मैंने आपको टाइम एंड टेंस पढ़ा दिया और मैंने कहा था जिस विद्यार्थी को टेंस पर कमांड नहीं है वे आगे के ग्रामेटिकल लेसन को समझ नहीं सकते, उनको परेशानी होगी। तो प्लीज अगर अभी भी आपको टाइम एंड टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो एक वीडियो मैंने बनाया है, टोटल रिवीजन ऑफ टाइम एंड टेंस, उसको आप बढ़िया से वॉच करें और 12 टाइम एंड टेंस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तभी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, ऐसे फॉर्म ऑफ द वर्ब को बनाना बहुत कठिन काम नहीं है अगर आपको टाइम एंड टेंस आता है तो। लेकिन मैंने बड़ा बेहतरीन तरीके से कुछ ट्रिक्स अपने से बनाया है। ध्यान रहे, ये ट्रिक्स कहीं भी किसी भी कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का क्रिएशन है कि विद्यार्थी हाउ कैन स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसको ध्यान में रख करके मैंने कुछ ट्रिक्स बनाया है। इसलिए आप देखोगे ट्रिक 1, ट्रिक 2, ट्रिक 3, ट्रिक 4, ट्रिक 5, ट्रिक 6, ट्रिक 7, ट्रिक 8। यहां फिलहाल अभी मैंने आप लोगों को 8 ट्रिक्स दिया हुआ है।
इसको समझने के पहले आप ये जान लें कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑप्शन इस प्रकार से होता है। मान लिया जाए कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए और उसमें अगर दिया जाए कि चूज द करेक्ट वर्ब फॉर, यह भी हो सकता है, या चूज द करेक्ट टेंस फॉर, यह भी आपके ऑप्शन में रह सकते हैं। चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, यह भी हो सकता है। चूज द बेस्ट ऑप्शन। इट मीन्स you will get different types of question for in your exam। तो आपको घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन फॉर्म रहे, किसी भी प्रकार से अगर दिया रहे, अगर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको समझ जाना है कि यहां फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है और उसको आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको ट्रिक की ओर ले चलता हूं कि आखिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो उसमें आप कौन से ट्रिक को ढूंढोगे जिससे आप टेंस को डिसाइड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलिए आइए अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं ट्रिक की ओर। ध्यान रहे यहां मैंने केवल बोर्ड पर आपके लिए ट्रिक्स रखा है, लेकिन अगर आप इसे कॉपी में नोट कर रहे हैं और आपको करना ही करना, तो आप किस प्रकार से कॉपी में नोट करोगे, ध्यान दीजिए। मेरा ट्रिक है, ध्यान रहे, इसको आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। यदि किसी भी सेंटेंस में, शायद आपने लिखना शुरू कर दिया है, यदि किसी भी सेंटेंस में एवरी डॉट 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 का मतलब मैंने क्या दिया है, एवरी के बाद डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, यानी एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी संडे, एवरी मंडे, आई मीन एवरी के साथ कुछ भी लगा रह सकता है। ऑलवेज, ऑफन, डेली, नेवर, यूजुअली, समटाइम्स, ईटीसी रहे तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदल देते हैं। और आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, यह आपको टेंस में भी मैं बता चुका हूं, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव रहे तो डू और डज लगाते हैं। इतनी बात आपको पता है। अब चलिए आपको मैं क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं कि आखिर एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन रह सकता है। ऐसे तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन 4 देगा। मान लिया जाए, ध्यान रहे, ही डैश टू मार्केट एवरी डे या डेली। मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, ही डैश टू मार्केट एवरी डे और डेली, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कोई भी टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको ट्रिक ढूंढना है कि क्या कोई टाइम वाला वर्ड सेंटेंस में दिया हुआ है या नहीं। तो आपने देखा क्या कि 2 वर्ड टाइम का दिया हुआ है, एग्जाम में तो एक ही रहेगा,
मैं दो आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एवरीडे दिया हुआ है या डेली दिया हुआ है, और आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 1 गो, 2 इज गोइंग, 3 गोज और 4 वेंट। मान लिया जाए आपके एग्जाम में ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सही है। तो जैसे एवरीडे और डेली आप देखोगे तो 1 नंबर ट्रिक को आप याद करोगे, और आप देखना कि सर ने बताया था कि एवरीडे या डेली रहे तो उसको हम V1 या V5 में बदलेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट ही है तो यहां V1 और V5 दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो ही के साथ आपको पता है कि V5 लगता है, इसलिए आंसर आप क्या दोगे, गोस। यानी आपका ऑप्शन क्या सही होगा, 3 नंबर, यानी आंसर हो जाएगा ही गोज टू मार्केट एवरी डे। ये हो गई एग्जाम की बात। लेकिन अभी जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे या जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें हर जगह मैं 4 ऑप्शन नहीं दे पाऊंगा, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो अभी जो हम देंगे आपको कैसे देंगे, इस प्रकार से देंगे, ही डैश टू मार्केट डेली, और ब्रैकेट में आपको वर्ब दे देंगे। यहां भी इस प्रकार से भी रह सकता है, या ही डैश गो टू मार्केट डेली। ध्यान रहे बच्चों, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं तो अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि बिहार बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये सारे ऑप्शन होंगे और क्वेश्चन के बाद 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन होता है, आपको पता है, और जो सही होगा उसको आप टिक लगाएंगे। और सही आप कैसे ढूंढोगे, तो ट्रिक, यानी सेंटेंस में कोई टाइम वर्ड है क्या, टाइम वर्ड देख करके आपको टेंस को डिसाइड करना है। तो जितने भी मैंने ट्रिक्स बनाए हैं उन ट्रिक्स में मैंने टाइम वर्ड्स दिया है। अभी मैंने क्या बताया कि इस प्रकार से मैं आपको ना समझा करके मैं आपको इस प्रकार से समझाता हूं कि ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, अब आपको सॉल्व करना है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गोज। यानी अभी जो मैं आपको सेट, प्रैक्टिस सेट के लिए जो दूंगा उसमें आप केवल आंसर बना करके इस तरह से भेजोगे मुझे। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे कि अगर रहे सी टू मी एवरी डे, और मान लीजिए ब्रैकेट में रहे नॉट कम। ध्यान रहे 90% तो केवल वर्ब होगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव बनाना है। लेकिन अगर वर्ब के साथ अगर नॉट दिया हुआ रहे तो इसका मतलब इसको नेगेटिव बनाना है। तो अगर एवरीडे रहेगा और नेगेटिव बनाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट कम। कोई दिक्कत? ट्रिक नंबर 1 क्लियर हुआ। आगे मैं बढ़ूं और आगे आप बढ़ते जाओगे, क्लियर होता जाए। ट्रिक नंबर 2, फिर ध्यान से आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। यदि किसी सेंटेंस से यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब विश्वव्यापी
सत्यता का बोध हो तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी V1 या V5 में बदल देते हैं। नंबर ट्रिक नंबर 2, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये आप कैसे पहचानोगे? वाक्य को देख करके ही पहचान लोगे। जैसे The earth round the sun। अभी आप देखोगे द अर्थ राउंड द सन, इसमें कोई आपको टाइम वाला वर्ड नहीं है, केवल सेंटेंस है। लेकिन अर्थ यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस वाक्य को देखने से ही पता चल जाता है कि इससे विश्वव्यापी सत्यता का बोध होता है। यानी ऐसे वाक्यों में आपको केवल अगर वर्ब दिया हुआ है उसमें आपको एस लगा देना है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? मूव्स, यानी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नंबर 2, द सन इन द ईस्ट, और ब्रैकेट में अगर रहे राइज। एग्जाम में तो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, लेकिन वर्ब राइज है। अब सन सूरज पूरब में उगता है, विश्वव्यापी सत्यता का बोध होता है। आप तुरंत देख करके आंसर क्या लिखोगे? मुझे लगता है कि ट्रिक नंबर 2 भी आप समझ गए। कहीं कोई दिक्कत? आगे मैं बढ़ सकता हूं? मैं चाहूंगा एक बार आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। इधर भी मिटा रहा हूं। फिर से मैं बता दूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके बगल में ये चारों में से कोई दिया हुआ रहेगा। या तो रहेगा चूज द करेक्ट फॉर्म वर्ब, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। जो भी दिया रहे वर्ब में ही आपको काम करना है और 4 में से आपको कोई एक फॉर्म ऑफ द वर्ब को ठीक करना है। अब देखिए, अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फॉर्म ऑफ द वर्ब जब मैं टेंस पढ़ा रहा था उसी समय बताया था कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। यानी वाक्य को देखकर, सेंटेंस को देखकर आपको डिसाइड करना है कि इसमें V1 लगेगा, V2 लगेगा, V3 लगेगा, V4 लगेगा या V5 लगेगा। बिल्कुल आप समझ रहे हो? तो ट्रिक 1 ट्रिक 2 हो गया। ट्रिक 3 पर ध्यान देंगे। यदि किसी सेंटेंस में नाउ या एट प्रेजेंट, इस मात्र 2 वर्ड को याद रखना है, रहे तो उसे प्रेजेंट इंपरफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। इंपरफेक्ट का मतलब इज, एम, आर, बिफोर। जैसे एग्जाम्पल, माई फादर डैश ए नॉवेल एट प्रेजेंट। जब माई फादर डैश अ नॉवेल एट प्रेजेंट, ब्रैकेट में दिया हुआ रीड। अब जैसे ही आपने ट्रिक एट प्रेजेंट देखा तो आप याद करोगे कि सर ने कहा था कि यदि एट प्रेजेंट हो तो इज, एम, आर, बिफोर में बदलना है। यानी अब आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है माई फादर, तो माई फादर के साथ
इज लगेगा और जो वर्ब है यानी आंसर होगा इज रीडिंग। ध्यान रहे, अगर आप केवल रीडिंग दे देते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंपरफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर तीनों में से कोई लगेगा। आपको पता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहे तो इज लगाएंगे, प्लुरल रहे तो आर लगाएंगे। यानी माई फादर इज रीडिंग अ नॉवेल एट प्रेजेंट। कहीं कोई दिक्कत? दूसरा, मोहन डैश क्रिकेट नाउ। अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब जैसे आपने नाव देखा ट्रिक, तो नाव को हमें इजेमा बिफोर में बदलना है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इज प्लेइंग। मुझे लगता है यह भी आप समझ गए होंगे। चलिए ट्रिक नंबर 4, इस पर जरा ध्यान देना। यदि किसी सेंटेंस में ऑलरेडी, येट, सोफा, जस्ट, जस्ट नाउ, नेवर, एवर, ईटीसी रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, यानी हैज हैव प्लस V3। जैसे एग्जाम्पल, आई नेवर डैश द ताज। अब ध्यान रहे यहां नेवर दिया हुआ है। अब एक जरा कंफ्यूजन यहां गौर करिएगा। नेवर आपका यहां भी है और नेवर आपका यहां भी है। ध्यान रहे बच्चों। अब आप कहोगे कि सर ये तो कंफ्यूज कर जाएंगे हम कि नेवर में V1 V5 लगेगा और यहां के नेवर में हैज हैव V3 लगेगा, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि किसको मैं सिंपल प्रेजेंट में बनाऊं और किसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट बनाऊं। तो ध्यान रहे, मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखिएगा 2 वाक्य है। आई, यहां भी नेवर है, डैश द ताज, यहां भी नेवर है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे आप पता करोगे, ध्यान से देना। अगर वाक्य से कोई हैबिट, किसी आदत का बोध हो या कोई स्वभाव का बोध हो तो उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर नेवर वाले वाक्य से कोई जनरल वाक्य का बोध हो, जैसे आई नेवर सी द ताज, मतलब मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है, ये कोई आदत तो है नहीं, ये हम अपना एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, तो यहां आंसर हो जाएगा हैव सीन। यानी इसको हम ट्रिक नंबर 4 से बनाएंगे। लेकिन ही नेवर वाइन ड्रिंक, मतलब वह शराब कभी नहीं पीता है, यानी आदत सी बात, यहां आदत का बोध हो रहा है, तो ऐसे जगह में आंसर हम दे देंगे ड्रिंक। क्लियर हुआ? फिर से ध्यान दीजिए, यदि वाक्य में नेवर रहे और आदत, हैबिट और स्वभाव का बोध हो, है ना, जैसे आई नेवर टेक टी, यानी मैं चाय कभी नहीं लेता हूं, कभी नहीं पीता हूं। आई नेवर टीच मैथ, यह हमारा है कि मैं मैथ कभी नहीं पढ़ाता हूं। लेकिन अगर रहे आई नेवर
डैश फिश। हाँ, यहां भी कह सकते हैं कि आई नेवर इट्स फिश, मैं मछली कभी नहीं खाता हूं। लेकिन रहे कि आई नेवर, यहां ब्रैकेट में रहेगा सी योर ब्रदर, मैंने आपके भाई को कभी नहीं देखा है, यह आदत तो हो नहीं सकती, ये जनरल वाक्य है। तो वहां हो जाएगा आई नेवर हैव सीन योर ब्रदर। इज दैट क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। राधा ऑलरेडी हर वर्क, और ब्रैकेट में रहे डू। अब ऑलरेडी देख लिए, तो जैसे ही ऑलरेडी देखेंगे हम डिसाइड कर लेंगे हैज हैड V3, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज ऑलरेडी डन। यहां भी हो जाएगा हैव नेवर सीन। अब कहोगे सर आपने नेवर और ऑलरेडी को वर्ब के बीच में क्यों दिया? तो टेंस जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे ऑफन, ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑलरेडी, इन सारे शब्दों का प्रयोग हम वर्ब के पहले करते हैं। यह आपको मैं पहले बताया था, इसलिए आंसर हो गया यहां आई हैव नेवर सीन द ताज, या हो गया राधा हैज ऑलरेडी डन। तो ट्रिक 4 भी आप समझ गए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। अब आप समझ गए होंगे सारी चीजों को। अब आप अपने से सारा समझ जाएंगे कि यदि किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस रहे तो हैज हैव बीन बिफोर बदल देंगे। जैसे ही डैश इंग्लिश फॉर 5 months। अब जैसे ही ट्रिक हमने फॉर देखा, या अगर यहां रहता सिंस जनवरी, ही डैश इंग्लिश सिंस जनवरी, या फॉर 5 months। अब फॉर या सिंस अगर हम देख लें तो हम समझ जाएंगे कि इसको हमको हैज हैव बीन बिफोर में बदलना है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज बीन, सॉरी यहां आपका ब्रैकेट में दिया रहेगा वर्ब लर्न। क्या दिया रहेगा? लर्न। अब आपको इसको चेंज करना है, आंसर होगा हैज बीन लर्निंग। यानी ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 months या सिंस जनवरी। यानी फॉर और सिंस को देखकर हमें डिसाइड करना है, हैज हैव बीन में इसको चेंज करें। ट्रिक 6, इसमें देखिएगा कुछ ज्यादा वर्ड है। यदि किसी सेंटेंस में यस्टरडे, अगो, बिफोर, द अदर डे, अर्लियर, एज इफ, आई विश, इट इज हाई टाइम इत्यादि अगर सारे शब्द रहे तो इसको हमें सिंपल पास्ट टेंस में यानी V2 में बदलना है। ध्यान रहे ये बहुत ज्यादा आता है। जैसे राधा मी अ लेटर यस्टरडे, और वर्ब दिया हुआ राइट। तो जैसे भी यस्टरडे देखेंगे हम समझ जाएंगे कि यहां क्या करना है, वर्ब को V2 कर देना है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रोट। कोई दिक्कत? अब अगर रहे
सॉरी, एक चीज यहां और ऐड कर लीजिएगा, ध्यान रहे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, जैसे सी, मी, मनी, लास्ट डे, ब्रैकेट में दिया हुआ है गिव। अब जैसे लास्ट, लास्ट मैंने पिछला दिन, पिछला मतलब बीत गया, पास, तो लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, यस्टरडे, एगो, इटीसी कुछ भी वर्ड रहेगा, जो वर्ब होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा B2, सी गेव मी मनी लास्ट डे। बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग। ट्रिक नंबर 7, नेक्स्ट और टुमारो। जनरली ये दो वर्ड ज्यादा याद रखना है। नेक्स्ट मीन्स अगला, आने वाला, यानी फ्यूचर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। जैसे ही डैश कम टू देवघर, सॉरी, ही डैश टू देवघर नेक्स्ट वीक, ब्रैकेट में दिया रहेगा कम। अब जैसे हम नेक्स्ट देखेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे कि शैल या विल लगाना है। तो ग्रामेटिकली बच्चों आपको पता है कि आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। यानी यहां क्या हो जाएगा, विल कम, यानी ही विल कम टू देवघर नेक्स्ट वीक। यानी नेक्स्ट वीक टाइम ट्रिक को देखकर हम डिसाइड कर लिए कि इसको फ्यूचर टेंस में बनाना है। अगर यहां आता टुमारो, दी अनदर डे, या भी इस तरह से भी बना लेंगे। जैसे एक होता है वन डे वी डैश और ब्रैकेट में रहे ओवरकम, या वी डैश वन डे ओवरकम। यानी वन डे, सम डे अगर हम देखेंगे तो उसको भी हम आंसर में क्या डालेंगे, वी शैल ओवरकम या वी शैल ओवरकम। वन डे आगे भी रहे या पीछे भी रहे, टाइम वाला ट्रिक कहीं भी रहे, हम डिसाइड कर लेंगे कि वन डे या सम डे है तो फ्यूचर में ही बनेगा। और वी था तो हमने सेल लगा दिया, वी सेल ओवरकम वन डे, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए, ट्रिक 7 में आप समझ गए। अब इसका भी थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ रहा हूं मैं। लास्ट ट्रिक आज के लिए, लास्ट ट्रिक में ध्यान रहे बच्चों, कभी कभी क्या होता है, जैसे दे देगा सी इज डैश इंग्लिश, ब्रैकेट में टीच। अब सी इज इंग्लिश दिया हुआ है, इस वाक्य में कोई टाइम ट्रिक नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से संबंधित याद रखिएगा हमेशा, अगर कहीं भी वर्ब के पहले इज एम आर, सॉरी यहां आप वाज वेयर भी जोड़ लीजिए, है ना, यानी इज एम आर वाज वेयर, अगर हेल्पिंग वर्ब वर्ब के पहले हो तो उसके बाद वाला वर्ब हमेशा भी फोर होगा। यह ब्रह्म सत्य है। उसी प्रकार अगर किसी भी वाक्य में वर्ब के पहले हैज, हैव, हैड रहे तो उसके बाद वाली क्रिया V3 ही होगा। अगर डू डज डिड रहे
तो डू डज डिड के बाद V1 ही होगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हैज हैव के साथ अगर बीन लगा हो तो वहां आप V3 का प्रयोग ना कर V4 का प्रयोग करेंगे। याद करिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी हैज बीन हैव बीन के बाद V4 होता है। जैसे 4 एग्जाम्पल याद दे रहा हूं आपको। मोहन हैज ये कहा बट सी डिड नॉट, वर्ब है नो, वी हैव बीन, ये चारों वाक्य आप देखोगे, इन चारों वाक्य में कोई भी टाइम ट्रिक नहीं है, लेकिन हर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दे दिया गया है। तो अगर वाक्य में वर्ब के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो वर्ब आप हेल्पिंग वर्ब के अनुसार डिसाइड कर लोगे। यानी इसका आंसर क्या होगा, यहां इज है तो टीच बन जाएगा टीचिंग, हैज है तो बाय बन जाएगा अबाउट, डीड है तो नो में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि डू डज डिड के बाद V1 होता है, नो हो जाएगा। और हैप्पी अगर रहे तो वर्ब को V4, यानी यहां भी आंसर हो जाएगा लर्निंग। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खास करके बिहार बोर्ड वाले और ऐसे मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। आपको आज मैंने इस वीडियो में 8 ट्रिक बताया है और इन 8 ट्रिक में लगभग मैंने कुछ ट्रिक बताया है, ज्यादातर टाइम वर्ड देने का प्रयास किया है। यानी किसी भी वाक्य में फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाते समय अगर वाक्य में कोई टाइम दिया हुआ है तो उसके अनुसार आप टेंस को डिसाइड करोगे। तो हर टाइम को आपको बढ़िया से देख लेना है कि किसमें क्या लगने से किस टेंस में चेंज होगा, तो आप आराम से इसको बना लेंगे। इसके अलावा यहां देखोगे हेल्पिंग वर्ब के अनुसार वर्ब है, और फिर 2 नंबर में देखोगे अगर वाक्य से यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी वाक्य लगे कि सच्ची वाक्य है, जैसे मिल्क इज व्हाइट, बहुत सारा चीज है। यानी वाक्य को देख करके अगर आपको लगे कि इससे विश्वव्यापी सत्यता का बोध होता है। विश्वव्यापी सत्यता का मतलब जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों काल में एक समान हो, जो कभी बदलता नहीं हो। तो इस प्रकार आप गौर करके समझने का प्रयास करोगे। और अगला वीडियो ध्यान रहे, ये फॉर्म ऑफ द वर्ब का वीडियो नंबर 1 है। अगला एक और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी भी बाकी है जो मुझे आपको बताना है। सारी बात जब मैं आपको बता दूंगा तो मैं आपसे दावा करता हूं कि कोई भी फॉर्म ऑफ द वर्ब से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप मुझे बोलिएगा। थैंक यू, आज इतना ही रखेंगे, इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। अगला वीडियो फिर मैं बना दूंगा।